नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बार स्वागत है। आप सभी को पता है कि इस समय देश का माहौल थोड़ा खराब हो रहा है अग्निवीर को लेके। जहां पर कुछ विवाद चल रहे हैं उन बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि विवाद किस चीज का चल रहा है और अग्निवीर को क्या सुविधाएं देगी सरकार अगर वो शहीद होता है देश के लिए। और शहीद होना एक सम्मान की बात है, मगर इसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को क्या मिलेगा। ठीक है, तो एक रेगुलर सर्विस करने वाले जो हम नियमित सेवा कर रहे हैं भारतीय सेना की, वैसे अग्निवीर भी भारतीय सेना की नियमित सेवा नहीं कर रहे केवल 4 साल के लिए। तो उनके बलिदान और एक रेगुलर सर्विस के बलिदान को हम अलग अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सेना में शहीद अग्निवीर को क्यों नहीं मिलेगी यह सुविधा। बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनकी सुविधाओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात करें हाल ही में, आप सभी को पता है सियाचिन में हमारे जो अग्निवीर हैं अक्षय लक्ष्मण, इनका स्वर्गवास हुआ है। ये देश के लिए शहीद हुए, इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इनके कुछ तस्वीरें अभी आप देख सकते हो, इनको बहुत सम्मान के साथ इन्होंने अंतिम विदाई दी गई है। उसके बाद हुआ क्या, हमारे देश के दिग्गज नेताओं द्वारा इस पे कई सारे ट्वीट किए गए। तो आर्मी ने इस पे एक्शन लेते हुए अपने ट्विटर हैंडल पे एक पूरा पोस्ट किया कि यहाँ पर विवाद इस बात का हो रहा था कि शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, उसके साथ ही साथ जो परिवार को सुविधाएं मिल रही हैं क्या वो सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या अग्निवीर को शहीद होने के बाद क्या फैसिलिटी परिवार को दी जाएगी, या उनके परिवार की देखभाल का जिम्मेदारी क्या होगी और उनको फ्यूचर में क्या क्या अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्या क्या चीजें मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर पूरा उन्होंने अपडेट दिया कि क्या क्या चीजें दी जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो उन्होंने बताना, इन्होंने देखो सबसे पहले सबसे गलत बात मुझे ये लगी कि इनके पूरे ट्वीट पे इस लाइन में उन्होंने ये बता दिया कि हाँ मेरे भाई, कि भाई यहाँ पर उन्होंने कुछ चीजें करेंगे जो नेक्स्ट ऑफ कीन होगा, यानी कि उनका जो उत्तरदायी होगा, जो उसके बाद उनके परिवार का संचालन करेगा, उसके लिए कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि लिखा है द रेलिवेंट टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सोल्जर की रेलिवेंट सर्विस के हिसाब से देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है एज पर द टर्म ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर इमोलमेंट ऑथराइज टू बी डिसीज बैटल कैजुअलिटी विल कंप्राइज। क्या क्या चीजें मिलेगी इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आपको 48 लाख रुपए ये दिए जाएंगे, नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस दिया जाएगा यहाँ पर 48 लाख रुपए। उसके बाद सेवा निधि का 30% यहाँ पर ये हो गया। 44 लाख रुपए आप सभी का एक्स ग्रेसिया हो गया। 13 लाख रुपए आप सभी का क्या हो गया यहाँ पर पे बैलेंस इन टेन, यानी कि जो भी सर्विस इनकी बची थी वो 13 लाख रुपए वो देंगे। 8 लाख रुपए का यहाँ पर आर्म फोर्सेस की तरफ मिलेगा और 30 हजार रुपए का अलग मिलेगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आप जोड़ के देखेंगे तो 8 4 12, 12 3 15, 15 8, 23 का 3 हाथ से लगा 2, 4 4 8 2 10, 10 1 11, यानी कि 1,13,30,000, 1,13,30,000 आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी का टोटल अमाउंट दिया जाएगा। ये अमाउंट थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, 1.5 करोड़ तक आप सभी का चला जाएगा। तो यहाँ पर आप 1.5 करोड़ में उन्होंने बोला कि ठीक है इतना पैसा हम दे रहे हैं। क्या सेना को ये गिनाना जरूरी था, क्या ये बताना जरूरी था कि हम ये दे रहे हैं? अगर इनको जुड़ाना ही था तो केवल यहीं पर यहाँ पर इंड क्यों हुआ? इसके बाद भी तो बहुत सारी सुविधाएं देती है भारत सरकार, रेगुलर सर्विस करते हैं उनको देती है। उन सुविधाओं की चर्चा इसमें क्यों नहीं की गई है? तो मैं उन सुविधाओं के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। अगर मैं दिखाऊं आप सभी को तो यहाँ पर शहीद सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता में क्या क्या मिलती है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, और ये पूरी तरह से ऑफिशियल है, पीआईबी की न्यूज के आधार पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सभी से क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर बोला गया है कि शहीद जो सरकार के जो शहीद सैनिक है सरकार द्वारा उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा पे मिलेगा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में रियायत देने की प्रावधान किए गए हैं। अब अग्निवीर में ऐसा होता तो आर्मी को ऐसा मेंशन करना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, आर्मी को मेंशन करना पड़ेगा। बाल शिक्षा अनुदान में मिलेगा, कुछ जो भी होंगे बाल शिक्षा अनुदान मिलेगा, जिसमें उनकी ट्यूशन फीस होगी, ट्यूशन फीस जो होगी पूरी वापस की जाएगी, जितनी भी ट्यूशन फीस होगी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ट्यूशन फीस के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जहां पर इनके स्कूल बस का किराया वगैरह हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें, रेलवे का किराया वगैरह सब कुछ यहाँ पर इन्होंने वापस, जो पैसा लगता है वो पैसा वापस होता है उनका, जो भी उनके आश्रित होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, जो उनकी पत्नी होगी, जो विधवा हो गई है उनके लिए। अगर आप बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो हॉस्टल का पैसा भी वापस किया जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपए बुक और सबके लिए दिया जाएगा आप सभी का प्रति वर्ष। ठीक है, यहाँ पर वर्दी, मान लीजिए कोई ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ आर्मी स्कूल वगैरह पढ़ रहा है, जहाँ पर वर्दी वगैरह लगती है, तो उसका 2,000 रुपए मिलेगा, 2,000 रुपए वहां पर।
कपड़े का 700 रुपये मिलेगा पर ईयर के हिसाब से। यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सेवाएं मिलती है, निःशुल्क इलाज वगैरह, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी आप सभी को, ठीक है। उसके साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आप दुकान वगैरह खोलते हो, फल सब्जी वगैरह का दुकान वगैरह खोलते हो, तो वहां पर भी इनको छूट दी जाएगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि 8% आरक्षण, यहाँ पर मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप वगैरह खोलते हो या कोई रोजगार करते हो, तो उसमें आपका 8% यहाँ पर इन्होंने छूट देने का प्रावधान किया हुआ है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो बैंकों में आरक्षण या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी होती है उसमें भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ग्रुप सी में 14.5% यानी 14.5% ग्रुप सी में, और ग्रुप सी में हो गया। और ग्रुप डी में आप देखिए 24%। ग्रुप डी में आपसे कितना हो रहा है आपका 24.5, 24.5% आपसे कम ग्रुप डी में। तो इस तरह का नौकरी में भी प्रावधान कर रखा है इन्होंने। उसके साथ ही यहाँ पर देखें तो कुछ पैसे की बात कर लेते हैं। अभी ये तो सुविधाएं मिल गई, सरकार ने पैसा दे दिया पढ़ने लिखने का, बहुत सारी सुविधाएं, और ये सुविधाओं के लिए कभी भी जो सैनिक है वो बॉर्डर पे नहीं जाता है। आप सोचो कि माइनस डिग्री पे काम करने क्यों जाएगा, वो देश की सेवा करने के लिए तो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनुग्रह केंद्र सरकार द्वारा जो है 25 से 45 लाख रुपए दिया जाएगा तुरंत। एजीआई परिपक्वता में उसके योगदान के अनुसार जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन हुआ है जो भी जवान का, वो मिलेगा। पेंशन मिलेगी 100% के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर डीसीआरजी के हिसाब से यहाँ पर कुछ 20 लाख रुपए यहाँ मिलेंगे, ठीक है। जो आप सभी का लीव इंकेजमेंट है, जितनी भी लीव बची हुई उसका पैसा मिलेगा। 8 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी यहाँ पर। अनुग्रह राशि अगर कोई राज्य सरकार देती है तो वो भी मिलेगा यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर देखिए सेना केंद्रीय कल्याण द्वारा 8 लाख रुपए यहाँ मिलेगा। बेटी की शादी हो या फिर विधवा का पुनर्विवाह हो तो 1 लाख रुपए वो मिलेगा। बच्चों की छात्रवृत्ति है वो मिलेगी आप सभी की। स्नातक तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलेगी। मतलब यहाँ देखो अगर स्नातक वाला है तो यहाँ पर बोला है कि पूरे खर्चे को कवर किया जाएगा, पूरा जितना भी खर्चा होगा ग्रेजुएशन तक का पूरा खर्चा होगा वो भारत सरकार उठाएगी। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन देख लेते हैं तो 25,000 रुपए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिलेगा पर ईयर। अगर कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम है आप सभी जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा है तो वहां पर आप सभी को मिलेगा 50,000 रुपए प्रतिवर्ष। बच्चों और विधवाओं के लिए अगर कंप्यूटर का अनुदान किया जाएगा 35,000 रुपए। विधवा की उच्च शिक्षा के लिए भी प्रावधान है यहाँ पर। अगर विधवा की उच्च शिक्षा की बात करें तो अगर स्नातक किया करेंगी तो आपको 20,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगी तो 25,000 रुपए मिलेगा। अगर कोई पेशेवर या कि प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करती हैं तो 50,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये इसकी बात करें अगर आप, तो ये मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल है। ये ज्यादा बेनिफिशियल है ना कि 1 करोड़ रुपए देके मामले को सेटल कर लेना। ये कौन सी बात होती है यार, पैसा गिनाने वाली बात होती है। तो देश, अगर कोई व्यक्ति अगर देश की सेवा कर रहा है तो क्या अपने परिवार की सेवा नहीं कर रहा है? अगर अपने परिवार की सेवा कर रहा है, अगर सब कुछ समाज की सेवा कर रहा है तो अपने देश की भी तो सेवा कर रहा है। वो दोनों चीजें एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गई, एक दूसरे के अनुरूप हो गई। तो कोई अगर सैनिक अगर देश पे बॉर्डर पे जाता है तो वहां पर वो देश की सेवा करने ही जाता है। और देश की सेवा करते करते वो देश से ये चाहता है कि जब मैं इस देश के लिए शहीद हूँ, सर्वोच्च बलिदान दूं, तो मेरे परिवार का भी सम्मान हो, मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना हो, मेरा बलिदान ऐसे बस ना चला जाए कि मेरे परिवार वाले बस रोते रह जाएं, उनकी आंसुओं को भी पोंछा जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को भी सही किया जाए। ये सारी चीजें देखो यहाँ पर कितनी सारी फैसिलिटी मिलती है। और ये तो बस छोटी सी है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं शहीद को। सम्मान में एक अलग दर्जा मिलता है, एक अलग पहचान मिलती है। नौकरी में छूट हो गई, बहुत जगह छूट मिलती है यार। मतलब कि क्या बताऊं, मतलब कि वो लगता है कि हाँ शहीद को हम उसकी जान तो वापस नहीं कर सकते, मगर हम कम से कम उसके परिवार को कम से कम दुखी तो नहीं देख सकते, उसके आंसू तो पोंछ सकते हैं। इतना तो किया जा सकता है ना, जो चीज संभव है। अगर जवान की जो जान है तो वो वापस तो आ नहीं सकती है, वो असंभव है, मगर उसके परिवार की देखभाल तो कर सकते हैं। जिस परिवार की देखभाल करने के लिए वो बॉर्डर पे गया, अगर देश को अगर आप परिवार मान रहे हो तो वो अपने परिवार की भी तो सेवा करनी है उसको। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे भाई, तो 6 महीने की ट्रेनिंग पे, मात्र आप सभी की 6 महीने की ट्रेनिंग पे, 6 मंथ की ट्रेनिंग पे आप कैसे किसी को सियाचिन बॉर्डर पे भेज सकते हो, जहां पर माइनस डिग्री पे तापमान हो, जहां पर जो हाई एल्टीट्यूड हो। हाई एल्टीट्यूड पे मैं भी गया हूं, वहां पर सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है, चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, दौड़ नहीं सकते, थोड़ी सी चोट लग जाए तो दिक्कत हो जाती है, सर भारी भारी रहता है। अब बर्फ में रहना तो अलग ही है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग से कैसे आप किसी को सफिशिएंट बना सकते हो, और आप कर भी क्या सकते हो, आप 6 महीने से ज्यादा की ट्रेनिंग दे भी कैसे सकते हो।
क्योंकि आपको केवल 4 साल के लिए ही तो काम करवाना है। 4 साल के लिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती तो कहेंगे हम इसको, जिसमें आपने मैंने बोला है कि 25% को जो है वो परमानेंट किया जाएगा। 25% की लालच में उस पर क्या क्या बीतेगी आप सभी को पता है। अगर उससे कहा जाएगा कि अगर आप अगर मान लीजिए अगर बोला जाएगा कि बॉर्डर पे जाना है, वो बच्चा मना भी करेगा। क्यों मना करेगा? क्योंकि उसको 25% पे भी तो आना है, उसको देश की सेवा भी तो करनी है, तो मना ही नहीं कर सकता क्योंकि देश की सेवा के लिए गया है। तो आपने केवल 4 साल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किया है तो आपको इस योजना में बदलाव करने की जरूरत है। क्यों? बिल्कुल है। अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, क्यों नहीं सोचते हो? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और जब एक फौजी जाता है सैनिक बन के, तो वो किसान के घर का ही होता है। ऑफिसर बन के तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी किसी गरीब घर का जो बच्चा होगा वो ऑफिसर हो गए। 100 में 10 हो गए, 100 में 90 तो वही होते हैं जिनके ऑफिसर के बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं। तो ऑफिसर क्यों नहीं आप 4 साल के लिए भर्ती करते? क्यों नहीं कर लेते हो आप? तब इसमें भी शॉर्ट सर्विस कमीशन लेके आ जाओ सभी। मुझे पता है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मगर मैं कहता हूं कि सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दो, सभी को शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दो, जितने भी हैं ऑल टोटल जितने भी पोस्ट आ रहे हैं सबको शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दो। 4 साल के लिए कर दो आप बस। और पता है इसमें बहुत सारी चीजों को मैं इसमें बदलाव चाहूंगा, और इसमें चर्चा का विषय भी है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना कि क्या ये सही हो रहा है, क्या आप बदलाव चाहते हो, क्या आप ऐसा ही अग्निवीर बनाना चाहते थे जहां बना उसकी कोई रैंक है ना उसका कोई प्रमोशन है, बस वो अग्निवीर अग्निवीर है। 4 साल की सेवा कंप्लीट करने के बाद वो कहीं जाके प्रमोशन पाएगा, और उसमें भी कोई फिक्स नहीं है वो कितने साल में पाएगा। 4 साल तक उसके साथ क्या बीत रही है कोई नहीं जान रहा, और उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है वो आपने देख ही लिया है। चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इसमें काफी चीजें बदलाव होने की जरूरत है, और मैं चाहूंगा सरकार से निवेदन भी है और आपसे भी निवेदन है कि इस पे आप विचार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, अवेयर कीजिए कि अग्निवीर योजना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा अग्निवीर योजना गलत है, मगर इसमें सुधार हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, बदलाव करके हम चीजों को शुरू कर सकते हैं। कोई भी चीज इंप्लीमेंट की गई है तो उसके बारे में सोचा गया होगा सरकार के द्वारा, मगर उसे इंप्लीमेंट करने के बारे में उसका जो फल निकल रहा है, जो उसका रिजल्ट निकल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को इस पर चर्चा करने का विषय है। सरकार इस पर चर्चा करे, सोचे इसके बारे में, कमेटी बनाए, इस पे सोचे कि क्या हो रहा है, क्यों ये इंप्लीमेंट होने में इतनी प्रॉब्लम होगी, क्या आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम होगी। अभी तो केवल शुरुआत ही हुई है, अभी तो पहला बैच ही गया, अभी तो आने वाले बहुत सारे बैच हैं। चलिए आपकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।